समकालीन हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र की कहानी आज सुनिए। डिस्पोजल आइटम। ये कहानी मूर्धन्य साहित्यकार विद्या निवास मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका साहित्य अमृत में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डैड की बीमारी पर किसे खुंदक नहीं थी। उन खबीस को भी ऐसी लाइलाज बीमारी तभी लगनी थी जबकि इतना दिलचस्प क्रिकेट मैच चल रहा था। वो मैच भी कोई मामूली मैच नहीं था, वर्ल्ड कप का मैच था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा मुकाबला था। इसलिए मेरा घर ही क्या, सारा मोहल्ला क्रिकेट में था। मोहल्ले से निकलकर सड़क पर आने के बाद चाहे किसी बस की सवारी की जाए या बाजार में चहलकदमी की जाए, क्रिकेट की चर्चा हर जुबान पर थी। चाय पान की गुमटियों से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर लोग बाग इस वर्ल्ड कप को लेकर बहसा बहसी में जमे हुए थे। मेरे ऑफिस में भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गला फोड़ तकरार जारी थी। कभी कभी ये तकरार झगड़ा फसाद का रूप भी ले लेता था। मेरे ऑफिस वाले ही क्या, दूसरे कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी भी छुट्टियां लेकर अपने अपने घरों में टीवी सेटों के आगे वर्ल्ड कप के मैचों का सीधा प्रसारण देखने में जमे हुए थे। ऐसे में लगता था कि जैसे सारी दुनिया को क्रिकेट के सिवाय कोई और काम नहीं है। बेशक मेरा घर भी इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने में जुटा हुआ था, घर के सारे कामकाज को ताक पर रखकर। यहाँ तक कि लोग बाग ने खुद को शौच स्नान आदि को भी गैर जरूरी समझ चाय नाश्ता खाने पीने तक ही सीमित कर रखा था। हमें तो ये भी चिंता नहीं थी कि घर में बीमार डैडी की तीमारदारी में सभी को जुट जाना चाहिए ताकि वो जल्दी से भले चंगे होकर किसी अनिष्ट की आशंका से हमें मुक्त कर दें। घरेलू डॉक्टर अष्ठाना ने पहले चेतावनी दे रखी थी कि अगर उन्हें वक्त पर दवाइयाँ नहीं दी गईं और उनकी हालत पर खास निगरानी नहीं रखी गई तो उनकी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। शायद डैडी रोमांचक क्रिकेट का परवान चढ़ते जा रहे थे। यूँ तो उन्हें भी क्रिकेट मैचों में बेइंतहा दिलचस्पी रही है, लेकिन इस बीमारी के कारण उन्हें वर्ल्ड कप मैचों का मज़ा न ले पाने की भीतर ही भीतर बेहद कसक होगी जिसे वे व्यक्त नहीं कर पा रहे होंगे। आखिर उनके जीर्ण शीर्ण शरीर में मैचों का आनंद लेने का दमखम कहाँ रहा। भारत के फाइनल में पहुंचते ही सभी ने अपनी दिनचर्या को भी किनारे कर दिया। रात को डैडी की देखभाल के लिए किसी को भी अपनी नींद हराम करना गवारा नहीं था। उधर डैडी कराहते रहते और इधर हम गहरी नींद में खर्राटे भर रहे होते। कई बार तो वो पानी पानी की रट लगाते रहते पर कोई उठने का नाम तक नहीं लेता। ऐसे वक्त में मम्मी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनके दुख दर्द में हाथ बटाने के लिए उनके सामने मौजूद रहती। हमें भी संतोष होता क्योंकि हमें उनकी सेवा करने की नैतिक दुविधा से मुक्ति मिल जाती। चलो, हमें डैडी की सेवा करने ना करने के धर्म संकट में फिजूल नहीं पड़ना पड़ा। जब वर्ल्ड कप की सनसनीखेज पारियां रात को शुरू हुईं तो हम सभी की आंखों से नींद ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। डैडी के बेडरूम में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी लगी हुई महीनों से सीलन खा रही थी क्योंकि उन्होंने बीमारी के कारण काफ़ी समय से टीवी देखना बंद कर दिया था, उसे मेरी बहन हेमा अपने कमरे में उठा ले गई थी ताकि वो अकेले में मैचों का बेखट मज़ा ले सके। हमने भी टीवी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ कानों से भी मिनी ट्रांजिस्टर चिपका रखा था। ये स्थिति और भी भयावह थी। अगर रात को दवा दारू के अभाव में डैडी के प्राण भी निकल जाते तो उसकी खबर सवेरे ही मिलती क्योंकि देर रात तक मैच के ख़त्म होने के बाद हम तत्काल बिस्तरों पर सो जाते थे और सुबह हमारी नींद तब खुलती थी जब मेहरी या ग्वाला दरवाज़ा खटखटाते थे। 2 दिनों से मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा था। जब तक लीग मैच होते रहे मैंने ऑफिस में पॉकेट ट्रांजिस्टर से ही काम चलाया। बीच बीच में अपनी पत्नी सुधा को घर पर फ़ोन करके मैच के बारे में ताज़ा स्थिति की जानकारी लेकर ही संतोष कर लेता। लेकिन जब भारत ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पीटकर फाइनल में प्रवेश पा लिया तो मैंने अपने जूनियर को सेक्शन का चार्ज सौंप कर छुट्टी मार ली। मेरे खाते में छुट्टियों का हमेशा अभाव रहा है जिसके चलते डैडी की हालत बेहद गंभीर होने के बावजूद मैं उन्हें खुद
कई बार डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका और उन्हें ड्राइवर के भरोसे छोड़कर अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ा। उस दिन फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल का मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। सारा देश पाकिस्तान के हारने की उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि लोगों को यकीन था कि अगर फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ तो उसके जीतने की आशा धूमिल पड़ जाएगी। मेरे घर में भी सभी सब कुछ छोड़कर ये प्रार्थना करने में जुटे हुए थे कि काश पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों चारों खानों चित्त हो जाए। पता नहीं क्यों पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए न केवल हमारे खिलाड़ियों का मनोबल आधा हो जाता है, बल्कि हम भी अपनी हार मान बैठते हैं। सुबह जब मम्मी नहा धोकर रोज़ की तरह मंदिर को दर्शन करने के लिए निकली तो हम सोच रहे थे कि वो मंदिर में जाकर ईश्वर से डैड के रोग मुक्त होने की प्रार्थनाएं करेंगी। लेकिन मंदिर से वापस आते ही वो मरीज खाने में डैड के पास जाने के बजाय सीधे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाईं, जहां भाई साहब और मेरे बीच इस बाबत ज़ोरदार बहस छिड़ी हुई थी कि सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब तो पाकिस्तान द्वारा सेमीफाइनल में पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिए जाने के पक्ष में दनादन तर्क दिए जा रहे थे, जबकि मेरे द्वारा ऑस्ट्रेलिया को जिताने के लिए दी जाने वाली सारी दलीलें हल्की पड़ती जा रही थीं। बेशक उस वाक युद्ध में मैं अपनी हार से बेहद मायूस होता जा रहा था। वहाँ मौजूद मेरी पत्नी सुधा को भी इससे बड़ा कोफ्त हो रहा था। मुझे उसके सामने अपनी मात से और भी ज़्यादा आत्मग्लानि हो रही थी। वो भी चाहती थी कि भले ही पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दे, लेकिन भाई साहब से तर्क को तर्क में मैं मात ना खाऊं। बहरहाल मुझे अपनी बहन हेमा पर अत्यंत क्रोध आ रहा था, जो बिला वजह भाई साहब का पक्ष ले रही थी, और वो भी बड़ी चुटकियां ले लेकर। उसकी व्यंग मुस्कान से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझे चिढ़ाना ज़्यादा चाह रही है और पाकिस्तान को जिताना कम। अन्यथा वो छोटी बहन होने के बावजूद भाई साहब को आदतन ये सबक देने की गुस्ताखी तो ज़रूर करती कि भैया, क्रिकेट जैसे पेचीदे विषय से आपको क्या लेना देना, जाइए अपने किसी मुकदमे की गुत्थी तलाशिए। वकालत के पेशे वालों को क्रिकेट में कतई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। लिहाजा मुझे ये सोचकर बड़ा सुकून मिला कि चलो, कम से कम मेरे घर में एक तो ऐसा बंदा है जो क्रिकेट को गंभीरतापूर्वक न लेकर मजाकिया लहजे में ले रहा है। मैं भी इस विश्व कप में भले ही दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर मैं क्रिकेट जैसे खेल का आलोचक रहा हूँ, क्योंकि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होता है तो सारे देश की हालात नाबदान में ठहरे हुए पानी जैसी हो जाती है। घर, खेत खलिहानों, कल कारखानों, दफ्तरों आदि में सारी गतिविधियाँ ठप्प पड़ जाती हैं। सोचिए, जितने दिन क्रिकेट मैच होता है देश की कितनी श्रम ऊर्जा निष्क्रिय होकर व्यर्थ जाती होगी, कितना आर्थिक नुकसान होता होगा। बहरहाल मम्मी के आते बहसा बहसी की फिजा ही बदल गई। सारा पासा ही पलट गया। मंदिर से आने के बाद उनकी बातों में बड़ा दम आ गया था। आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ईश्वर से जो मन्नतें मांगी थीं वे व्यर्थ थोड़े ही जाने वाली थीं। सो जब पाकिस्तान और भाई साहब को आड़े हाथों लिया तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस पल ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान का हारना तय है। उस रात हमने निश्चय किया कि हम सब दालान में बैठकर टीवी देखेंगे और पाकिस्तान को हारते हुए देखने का असली मजा लेंगे। सुधा ने वहीं एक टेबल पर स्टोव, केटली और चाय बनाने का सारा सामान भी जमा कर दिया था, ताकि बीच बीच में चाय पीते हुए मैच देखने का असली लुत्फ उठाया जाए। भाई साहब ने पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पटाखे छोड़ने का इंतज़ाम पहले से कर लिया था। मैंने ऑस्ट्रेलिया की जीत के उपलक्ष्य में ऐसा कुछ भी न करने का इंतज़ाम किया था, क्योंकि मनी मन मैं भी ऑस्ट्रेलिया के हारने के भय से मुक्त नहीं हो पाया था। डिनर के बाद सभी दालान में तशरीफ़ लाए। हेमा भी आ गई। इस दिन वो अकेले मैच देखने से बाज आ रही थी। उसने आते ही अपना आसन भाई साहब के बगल में जमाया। वो मुझे व्यंग पूर्वक देखते हुए भाई साहब के गुट में शामिल होने का एहसास दिला रही थी। अगर मायके से भाभी आ गई होती तो वो निस्संदेह उनके पल्लू में बैठती। तब मेरा मनोबल और भी गिर जाता, क्योंकि जब भाई साहब, भाभी और छोटी बहन की तिकड़ी साथ साथ बैठती थी तो मैं कोई वाक्युद्ध छेड़ने से पहले ही भीगी बिल्ली बन जाता था।
मेरी पत्नी तो बहस में एकदम फिसड्डी थी। सही तर्क न दे पाने के कारण वो बेपेंदे लोटे की तरह फिस से मुस्कुराकर किसी भी ओर लुढ़क कर उसका पलड़ा भारी कर देती थी। आखिर में पानदान लटकाए हुए और ताज़े पान की गिलौरी चबाते हुए मम्मी ने बिल्कुल टीवी के सामने दीवान के ऊपर मसनद पर बड़े आराम से दस्तक दिया। उनके हाव भाव में बड़ा सुकून था, क्योंकि उन्होंने कुछ क्षण पहले डैडी के कमरे में जाकर उनके सिरहाने स्टूल पर दवाइयाँ, चम्मच, कटोरी, गिलास और जग में पानी रखते हुए और उन्हें जोर से झकझोरते हुए चिल्ला चिल्ला कर बता दिया था कि रात को वे याद कर सारी दवाइयाँ समय से ले लेंगे, वरना रोग लाइलाज हो जाएगा। साथ में चेतावनी भी दे दी कि वे फिजूल में बच्चों की तरह शोर मचा मचा कर हमारे क्रिकेट मैच का मज़ा किरकिरा नहीं करेंगे और सुबह ग्वाले के आने तक हमारे जगने की प्रतीक्षा करेंगे। पता नहीं उन्होंने मम्मी की बातें ठीक ठीक सुनी भी थीं या नहीं, पर मम्मी अपना पत्नी सुलभ फ़र्ज अदा कर पूरी तरह आश्वस्त नज़र आ रही थीं। हम सभी ने भी उनके चेहरे पर आत्मसंतोष का जो भाव देखा, उससे हम डैडी की ओर से बेफिक्र होकर मैच में पूरी तरह खोने को तैयार हो गए। बेशक मैच बड़ा रोमांचक था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पूरे 309 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भाई साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और हम लोग खूब खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि पाकिस्तान चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो इतना विशाल स्कोर खड़ा नहीं कर सकता। इस बीच मम्मी कम से कम 3-4 दफ़े उठकर आंगन में गई थीं और तुलसी के गमले में रखे शिवलिंग पर बार बार मत्था टेक आई थीं। लिहाजा जब पाकिस्तान ने लगभग 14-15 रन की औसत से धुआंधार बल्लेबाजी शुरू की, तो हम लोगों के मुंह से सिसकारी भी निकलनी बंद हो गई। जब तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते रहे, हम विस्फोटक हंसी हंसते रहे और भाई साहब को व्यंग्य बाण से आहत करते रहे। लेकिन पाकिस्तान द्वारा धुआंधार बल्लेबाजी देखकर हमें विश्वास होता गया कि उसका मैच जीतना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। चूँकि उसके 4 सलामी बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे, लेकिन उसकी रन बनाने की गति में कोई कमी नहीं आई थी। भाई साहब का गुट फिर उत्तेजना में आ गया था। पाकिस्तान के अंतिम क्रम के बल्लेबाज भी मशीन की तरह रन बना रहे थे। उस दरमियान फिर मम्मी उठकर शिवलिंग के आगे सिर झुकाने नहीं गईं। मेरी पत्नी सुधा ने आंख मूंदकर भगवान से पाकिस्तान की पराजय नहीं मांगी। मैंने लज्जावश भाई साहब से नज़रें हटा हटा कर मिलाईं। शायद भगवान में से विश्वास खोने का दुष्परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि अंत में पाकिस्तान के 10वें क्रम पर आए बल्लेबाज के छक्के ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल से बाहर कर दिया। भाई साहब ने जमकर पटाखे छोड़े। उन्होंने ये भी चिंता नहीं की कि इससे बीमार डैडी को बेहद तकलीफ़ हो सकती है। शायद उन्हें इस बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। ऐसे जोश में होश कहाँ रहता है। सुबह जब धूप इतनी तेज़ हो गई कि हमारा सिर दर्द से फटने लगा, तब कहीं जाकर हमारी नींद खुली। हम पहले ही उठ गए होते, लेकिन उस दिन मेरी छुट्टी पर थी और संयोगवश ग्वाला भी किसी वजह से 9 बजे तक नहीं आया था। अन्यथा उनमें से किसी के दस्तक देने से हम पहले जग गए होते। कहीं हमें खराई ना मार दे, इसलिए सुधा ने बासी दूध से चाय बनाई और हमें डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बुलाया गया। चाय नाश्ता कर चुकने के बाद मैंने फिर अपने बेडरूम में जाकर खिड़कियां बंद की और बिस्तर पर पसर गया। मम्मी तो नहाने धोने गुसलखाने में चली गई थी, लेकिन मुझसे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हें ऑफिस जाना है या नहीं, क्योंकि सभी को मालूम था कि मैं अनिश्चित काल के लिए टाइफाइड का बहाना बनाकर छुट्टी पर हूँ और ऑफिस तभी जाऊँगा जबकि वर्ल्ड कप मैच समाप्त होगा। भाई साहब की कचहरी में पहले से हड़ताल चल रही थी, जिस कारण वो भी बड़ी तबीयत से फाइनल मैच के होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रही छोटी बहन हेमा, तो वो अपने आखिरी सेमेस्टर के पेपर्स से फारिग होने के बाद मेडिकल सेमिनारों से कटना चाह रही थी। वो पछता रही थी कि उसने इतनी जल्दी मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप क्यों ले ली। वर्ल्ड कप मैच के बाद लेती। इस वजह से उसे बेकार में रोज़ रोज़ के सेमिनारों आदि में व्यस्त रहना पड़ता था। वास्तव में फाइनल मैच 4 दिनों बाद होना था, जिसकी बेसब्री से प्रतीक्षा करने से मिलने वाली अवर्णनीय खुशी में हम किसी काम की फिजूल चिंता से खलल नहीं डालना चाहते थे। अचानक कुछ अजीबोगरीब शोर से मेरी नींद उचट गई। मुझे बड़ी झुंझलाहट सी हो रही थी, क्योंकि मेरा एक सुंदर सपना टूट गया था, जिसमें मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच देख रहा था, उसमें भारत का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा था और वो निसंदेह
विजय की ओर अग्रसर हो रहा था। मैं उठकर भीतर आंगन में शोरगुल का जायजा लेने लग गया तो मम्मी की हालत देखकर हकबका गया। वे बेतहाशा रोने के मूड में लग रही थीं। तभी हेमा ने बताया कि डैडी की तबीयत ज़्यादा खराब है। वहीं देर से आया ग्वाला भी खड़ा था। दरअसल उसने कई बार आवाज़ लगाई थी, लेकिन घर में छाया सन्नाटा देखकर वो आवाज़ लगाता हुआ सीधे डैडी के कमरे में घुस गया था, जहाँ वो डैडी को बेड के नीचे अचेतावस्था में लुढ़का हुआ औंधे मुंह देखकर प्रायः डर सा गया। उसने ही मम्मी को उनकी हालत के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। वो संभवतः रात से ही वहाँ पड़े हुए थे। उन्होंने रात को हमें किसी वजह से आवाज़ दी होगी, जिसे हमने मैच में मस्त होने के कारण नहीं सुना होगा। फिर उन्होंने उठने की कोशिश की होगी, पर अशक्त होने के कारण गिर पड़े होंगे। दिलचस्प बात यह थी कि हमने सुबह देर से उठने के बावजूद उनके कमरे में जाकर उनकी हालत जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर ग्वाला अनजाने में उनके कमरे में दाखिल नहीं हुआ होता तो। खैर, हेमा ने अपने नए डॉक्टरी अनुभवों का इस्तेमाल कर हमें तत्काल इत्तला किया कि डैडी की हालत नाजुक है और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करा ही देना चाहिए। हमने ड्राइवर की मदद से डैडी को अस्पताल में भर्ती करा ही दिया। उस दिन हम सभी अस्पताल गए। हम सोच रहे थे कि 2-3 दिनों में डैडी की हालत संभल ही जाएगी, फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। उस दिन उनकी कई जांचें हुईं और सभी में आई रिपोर्टें चिंताजनक थीं। खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई थी। रक्तचाप भी इतना बढ़ गया था कि उनका उपचार कर रहे डॉक्टर श्रीवास्तव के माथे पर बार बार बल पड़ रहे थे। करीब 1 बजे रात को जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी तो डॉक्टर ने तत्काल नर्स को तलब कर कृत्रिम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी। ये सब देख मम्मी चिंता में पड़ गईं कि शायद अस्पताल में हफ्तों लग सकते हैं। वो उनके बगल में बैठकर लगातार ग्लूकोज की बोतल पर नज़रें गड़ाए हुए थीं। वो बार बार वहाँ बेताबी से लगातार चहलकदमी कर रहे भाई साहब को सवालिया नज़रों से पूछना चाह रही थीं कि बोतल का पानी इतना धीमे धीमे क्यों चढ़ाया जा रहा है, एक साथ उनकी नसों में क्यों नहीं उड़ेल दिया जा रहा है। उनकी इस उधेड़पुन पर मेरा मन बेहद खींच रहा था। आखिर सभी क्यों चाह रहे थे कि जबकि डैडी 3 सालों से लगातार रुग्ण चल रहे हैं, वे अति शीघ्र ठीक हो जाएं? या यूं कहिए कि हम सभी किसी तरह डैडी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करना चाह रहे थे। सारी रात हम सभी को अस्पताल में बैठकर डैडी की तीमारदारी करनी पड़ी। पिछले 3 सालों से जब से उनकी हालत बद से बदतर होती गई, किसी ने उनकी तसल्ली बख्श सेवा सुश्रूषा नहीं की थी। उनके बचपन के दोस्त डॉक्टर अष्ठाना का कहना था कि बदपरहेजी ने ही उन्हें इस घातक हालत में ला खड़ा किया है, वरना उनके मजबूत कदकाठी को देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता था कि मौत का खौफ उन्हें 25 सालों से पहले भी छू सकता है। आज उनका शरीर कई बीमारियों का घर बन गया है। दमा, मधुमेह और अब तपेदिक ने उन्हें बारी बारी से जकड़ लिया है। अस्पताल में दाखिल होने के बाद से उनकी हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया, उल्टे हालत और बिगड़ती जा रही थी। दूसरे दिन सुबह तक सारी रिपोर्टें आ गईं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिन पहले की रात को उन्हें दमा का तेज़ दौरा पड़ा था। अगर उस वक्त उन्हें उचित दवा मिल गई होती तो उनकी दशा इतनी नहीं बिगड़ती। तब हम सभी अपराध बोध से ग्रस्त होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे थे, क्योंकि दौरे के समय तो हम लोग क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे। हमारी उस स्थिति पर डॉक्टर मुंह बिचकाते हुए चले गए थे। शायद उन्होंने हमारी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ लिया था कि हमने उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति घोर लापरवाही की थी। उस क्षण हमें ऐसा लगा कि जैसे डॉक्टर एक झन्नाटेदार तमाचा मार गया हो। जब से डैडी अस्पताल में लाए गए थे, उन्होंने हम में से किसी से भी बात नहीं की थी, जबकि वो डॉक्टर के सवालों का उत्तर बड़ी धीमी आवाज़ में हाँ या ना में दे रहे थे। हमारे बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि बड़ी गैरियत से मुंह फेर लेते थे। उनके चेहरे पर हमने घृणा और तिरस्कार के स्पष्ट भाव देखे थे। बेशक अगर उनमें ताकत होती तो हमारे मुंह पर जोर से थूक भी सकते थे। उस दिन दोपहर को डॉक्टर ने बताया कि डैडी थैलीसीमिया से पीड़ित हैं और उनका खून बनना बिल्कुल बंद हो चुका है। सो शाम से उन्हें खून चढ़ाया जाने लगा। भाई साहब ने कहा कि अभी हमें अपना खून देने की क्या ज़रूरत है। महानगर के रक्त बैंकों में पर्याप्त मात्रा में खून उपलब्ध है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें देकर खून की 4 बोतल मंगाई गईं। रात को करीब 2 बजे उन्हें दमा के दौरे के साथ दर्जनों फटी खांसियाँ आईं।
डॉक्टर ने बताया कि ये लक्षण ठीक नहीं है। अगर ऐसा दोबारा या तिबारा हुआ तो ये घातक भी हो सकता है। उस रात उनकी हालत वास्तव में दयनीय थी। वो बड़ी बेचैनी में थे क्योंकि उन्हें सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मम्मी पिछली रात से बिल्कुल न सो पाने के कारण 10 बजे से ही बाहर सोफे पर खर्राटे भर रही थीं। भाई साहब और मेरी पत्नी सुधा थोड़ी थोड़ी देर पर डैडी को देखकर पता नहीं कहाँ घंटों घंटों तक लापता होते जा रहे थे। हेमा भी डैडी के मर्ज पर अलग अलग डॉक्टरों से बातचीत में मशगूल सी दिखाई दे रही थी। लिहाजा मैं वहाँ लगातार डैडी की हालत पर नज़र रखते हुए ये योजना बना रहा था कि कल सुबह मुझे ऑफिस ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। इसलिए मैंने चुपके से एक डॉक्टर से अपने लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लिए ताकि कल ड्यूटी ज्वाइन करने में कोई अड़ंगा ना आए। तीसरे दिन सुबह मैं किसी को कुछ बताए बगैर ऑफिस चला गया। वहीं से मैंने फ़ोन पर अस्पताल में मम्मी को सूचित कर दिया कि ऑफिस के मैसेंजर ने आकर मुझे कुछ आवश्यक काम के लिए बुलाया था, जिससे मुझे अचानक ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। शाम को मैं जानबूझकर देर से लौटा। पहले घर जाकर नहाया धोया और फिर नौकर से बाहर से चाय मंगवा कर नाश्ता किया। उसके बाद तसल्ली से अस्पताल गया। वहाँ की हालत देख मैं घबरा सा गया। डैडी के बेड पर कोई दूसरा डॉक्टर उन्हें कृत्रिम सांस देने की कोशिश कर रहा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर श्रीवास्तव छुट्टी पर चले गए हैं। नए डॉक्टर बोस ने मुझे जोर की झाड़ लगाई। आप मेजर चौहान के कैसे लापरवाह और बदतमीज़ बेटे हैं कि आपके पिता मौत से जूझ रहे हैं जबकि आप सुबह से ही नदारद हैं। कितने शर्म की बात है कि यहाँ आपके पिता एक लावारिस मरीज की तरह डेथ बेड पर पड़े पड़े हमारे स्टाफ के रहमो करम की भीख मांग रहे हैं। अगर इस दरमियान इनकी मौत हो जाती तो इनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए भी कोई आगे आने वाला नहीं था। मैंने लगभग हकलाते हुए खेद प्रकट किया और किसी को ढूंढने के बहाने आसपास का चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद ग्रीन लॉन में मैंने मम्मी को उनकी कुछ आगंतुक सहेलियों के साथ जोर जोर से गप्पे लड़ाते हुए पाया। बेशक चर्चा कतिपय क्रिकेट ही था। मुझे अपने पास पाकर उन्होंने अपना चेहरा हाथी की सूंड की तरह लटका लिया, जैसे कि उस सुबह से ही गम में डूबी हुई हों। वो मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अभी अभी तो आई हूँ, क्या करती? तुम्हारी आंटियाँ डैडी को देखने आई थीं, जिन्हें छोड़ने बाहर तक आ गई। मैंने सिर्फ उन्हें घूर कर शिकायताना अंदाज में देखा। अगर पूछता तो वो भी कह सकती थी कि तुम भी तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऑफिस चले गए थे। उन्होंने चलते चलते मुझे बताया कि तुम्हारे बड़े भाई एक मुवक्किल के साथ कचहरी चले गए हैं। हेमा सुबह से ही एक सेमिनार में गई हुई थी और अभी तक नहीं लौटी, जबकि सुधा अपने किसी सहेली के बेटे के जन्मदिन पर कांग्रेट करने गई हुई है। डैडी के बेड के पास हमारे कुछ देर तक ठहरने के बाद डॉक्टर बोस ने बताया कि मेजर चौहान यानी मेरे पिता को दोपहर से 2 बार तेज़ दौरा पड़ चुका और साथ में खांसियों के साथ खून भी आया है। मैंने मम्मी का चेहरा गौर से देखा। वो इस सूचना से कोई खास प्रभावित नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ और सुनने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। डॉक्टर बोस ने फिर कहा, अब तो भगवान ही मालिक है। दवा ने भी असर करना बंद कर दिया है। बेहतर होगा कि आप इन्हें अब घर ही ले जाइए। हमने जी जान से कोशिशें की, अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इन्हें देते रहिएगा। हमने डॉक्टर के मशवरे को आंख मूंद कर मान लिया। यह भी नहीं सोचा कि अस्पताल में जो चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं वे घर में कहाँ से मिल पाएंगी। हमने मम्मी की आंखों में झांक कर देखा। उनका इशारा साफ था कि डैडी को राम भरोसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। उन्होंने अपनी सूखी आंखों को साड़ी के पल्लू से बार बार रगड़ा। उसके बाद हमने डैडी और सारे सामान असबाब को कार में डाल दिया। ड्राइवर से कहा, फ़ौरन घर ले चलो। डैडी को उनके बेड पर दोबारा डाल दिया गया। सारा घर फिर से अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यस्त हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सभी संतुष्ट थे कि चलो डैडी को बचाने के लिए इतनी कोशिश तो की गई। 40-45 हज़ार रुपये भी फूंक ताप दिए गए। अब भगवान की मर्जी, वो बचें या ना बचें। चूँकि डैडी की लाइलाज बीमारी का चतुर्दिक विज्ञापन हो चुका था, इसलिए उन्हें देखने आने वाले शुभचिंतकों का भी तांता लग गया था। मम्मी उन्हें चाय पिलाते पिलाते कुछ रटे रटाए जुमले सुना देती थीं, जैसे कि भगवान की मर्जी, विधि का बदा टारे नहीं टरे, विधाता को हमें सुहागन देखना नहीं भा रहा है, 45 साल साथ साथ जिए बस, हेमा बिटिया के हाथ पीले नहीं करा सकेंगे, वगैरह वगैरह। तदुपरांत
वो शुभचिंतकों को बेड की ओर इशारा कर देती, जैसे कि ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत इस्तेमाल कर चुकी, अब इस डिस्पोजल आइटम को निपटाना भर बाकी है। रात के लगभग 11 बजे हेमा आकर अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में सेमिनार में हुई चर्चाओं की समीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब भाई साहब घर में तशरीफ़ लाए तो उनका मुंह गुस्से से सूजा हुआ था, या यूं कहिए कि वे जानबूझकर ही अपने चेहरे पर गुस्सा लाने की असफल कोशिश कर रहे थे। शायद वे अस्पताल होते हुए आए थे। बेशक उनके अहम को इस बात से बेहद चोट पहुंची थी कि डैडी को अस्पताल से वापस लाने के फैसले में उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। उन्होंने डैडी का हालचाल लेने वालों की मौजूदगी में हम में से एक एक की खबर ली। आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि डैडी को वापस लेते आए? अरे उन्हें पूरी तरह ठीक तो हो जाने दिया होता। हम लोग 1-2 दिन अस्पताल की जिल्लत और झेल लेते। यहाँ क्या है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कायदे की दवा। डॉक्टर अस्थाना तो चूतिया और निकम्मा है, बस ऊपरी तौर पर डैडी का खैरख्वाह बनने का ड्रामा करता रहता है। उसने ही डैडी को इस हालत में लाकर खड़ा किया है, उल्टे उनकी बीमार हालत के लिए हमें जिम्मेदार ठहराता है। मैंने भाई साहब को एक कोने में ले जाकर बताया, हम लोग क्या करते? खुद डॉक्टर ने हमें डैडी को घर ले जाने की सलाह दी थी कि अब ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, उन्हें कोई करिश्मा ही बचा सकता है, हम जैसे इंसान नहीं। मेरी बात सुनकर वो पहले हमारा चेहरा घूरते रहे। कुछ क्षण तक उन्होंने डैडी के कमरे की ओर भी निर्भाव दृष्टि से देखा। मैंने सोचा कि वो कमरे में जाकर डैडी की हालत का जायज़ा लेंगे, पर वे ठिठकते हुए अपने बेडरूम में चले गए। रात के लगभग 12:30 बजे हम लेट लतीफ़ खाना खाने के बाद सोने का प्रयत्न कर रहे थे। हम ये सोचकर खुश थे कि अच्छा हुआ कि डैडी घर वापस आ गए, कल का फाइनल मैच टीवी पर तसल्ली से देख सकेंगे। अस्पताल में तो इतना बढ़िया मौका खटाई में पड़ जाता। शायद बेड में पड़े पड़े हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि जल्दी से एक ही नींद में रात गुजर जाए, ताकि कल सवेरे तरोताज़ा मूड्स में मैच का भरपूर आनंद लिया जा सके। अभी हम नींद के कदरदान बन भी नहीं पाए थे कि एक बौखलाने वाली चीख ने उसमें खलल डाल दिया। हम हड़बड़ा कर उठ बैठे। हमने वाकई एहसास किया कि वो चीख डैडी की ही हो सकती है। हम एक झटके से उनके कमरे में दाखिल हुए। डैडी का सारा शरीर तेज़ी से काँप रहा था और जबड़ा तेज़ी से बज रहा था। मम्मी झिझकते हुए उनके हाथ पकड़कर उनकी कपकपाहट को रोकना चाह रही थीं, और हम लोग दूर से ही डैडी को तसल्ली दे रहे थे कि डैडी आपको कुछ भी नहीं होगा। पर वे तो मायूस निगाहों से चारों ओर देखते हुए कुछ अनाप शनाप आवाज़ निकाल रहे थे। उस वक्त डैडी की इकलौती लाडली बेटी हेमा की आंखों में आंसुओं का गुबार उमड़ रहा था। इसी बीच सुधा ने बुद्धिमानी दिखाते हुए डॉक्टर अष्ठाना को झटपट फ़ोन कर उन्हें तत्काल बुला लिया। जब तक डॉक्टर अष्ठाना आए, डैडी के शरीर की हरकत बंद हो गई थी। हाँ, आंखें अध खुली थीं। हमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि डैडी अचानक शांत क्यों हो गए, या उनकी आंखें पूरी तरह खुली क्यों नहीं हैं, या उनके दांत किटकिटा क्यों नहीं रहे हैं। पता नहीं, उन्हें छूकर उनके शरीर का तापमान जानने में हमें तो हिचक हो रही थी, पर कुंवारी हेमा डॉक्टर होकर भी उन्हें हाथ क्यों नहीं लगाना चाह रही थी। डॉक्टर के आने से पहले हम में से कोई भी उन्हें टटोलने की जहमत नहीं उठा सका। डॉक्टर अष्ठाना संतोषजनक ढंग से डैडी की जांच करने के बाद गमगीन हो गए। मेजर साहब इज़ नो मोर। उनका निष्कर्ष सुनते ही मम्मी दहाड़े मार मार कर बिलखने लगीं। रात से उसका सन्नाटा अचानक छिन गया। उस रात हमें पता चला कि मम्मी रोने धोने में कितनी माहिर हैं। इसके पहले हमें मालूम नहीं था कि उनके शब्दकोश में ग्रामीणता किस हद तक शामिल है। यूँ तो हम सभी बेहद दुखी थे, और निसंदेह दुखी होने का इससे अनुकूल मौका और कोई हो भी नहीं सकता था। लेकिन मम्मी के रोने का पूर्वी पर हमें बिल्कुल नहीं भाया। अगर कोई और मौका होता तो मैं निश्चय ही कह देता कि मम्मी किसी और लहजे में रो। दुख की उस घड़ी में सारा पड़ोस रात के अंधेरे में उमड़ पड़ा। सुबह शहर के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आए, जो या तो डैडी के जानने वाले थे या दोस्त थे। लिहाजा हमें यह जानकर बहुत सुकून मिला कि हमारे साथ इतने ढेर सारे लोग पूरी औपचारिकता के साथ शोक मनाने को तैयार हैं। सुबह के करीब 10 बजे डैडी के शव पर सेना की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई। एक रिटायर्ड मेजर की मृत्यु पर ऐसा करना राज्य का कर्तव्य होता है। हम लोगों का सीना तो फ़ख्र से चौड़ा हो गया। सारे मोहल्ले में हमारी नाक ऊंची हो गई। हमें पहली बार अपने पिता के इतने बड़े आदमी होने का एहसास हुआ। लगभग 10:30 बजे शव यात्रा आरंभ हुई। शव यात्रा में जाते समय हम दुखी कम चिंतित ज़्यादा थे।
रास्तों से गुजरते हुए हम में से ज़्यादातर लोगों की निगाहें दुकानों में लगे टीवी पर जमी हुई थी। कुछ लोग तो इस चक्कर में पीछे छूट जा रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी सड़क जाम होती, वे शव यात्रा से अलग होकर दुकानों के सामने खड़े हो जाते और मैच का मज़ा लेने लगते। बेशक इन दुकानदारों के टीवी परस्त होने का आज हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। टुकड़ों में ही सही, इस फाइनल मैच की जानकारी तो हमें मिल ही रही थी। मैं भी शव यात्रियों के शोरगुल के बावजूद क्रिकेट कमेंट्री के एक एक लफ्ज़ पर अमल कर रहा था। उसके 2 सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जबकि उसका स्कोर 14 ओवर में 122 रन था। यानी भारत की हालत पतली नज़र आ रही थी। ये बात साफ थी कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा और भारत को मनोवैज्ञानिक दबाव में बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर करेगा। इसी दरमियान मैंने अपने आगे भाई साहब को बड़ी चिंतित मुद्रा में चलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो डैडी की अर्थी को अपने कंधे पर ढोने के बजाय भारत की भारी हार का दुर्वह बोझ खींच रहे हों। यकायक मेरी निगाह उनके कान में लगे ईयर माइक्रोफोन पर गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इन्होंने काले कुर्ते की पॉकेट में मिनी ट्रांजिस्टर सेट छिपा रखा था। घने बालों के भीतर वो माइक्रोफोन मुश्किल से नज़र आने वाला था। मैं हैरत के समंदर में गोते लगाने लगा। इस असीम दुख की घड़ी में भी उन्होंने क्रिकेट मैच का दामन नहीं छोड़ा। वे सिर झुकाए हुए चल रहे थे ताकि सारा ध्यान क्रिकेट कमेंट्री पर केंद्रित कर सकें। पता नहीं उस वक्त वे अच्छी तरह राम नाम सत्य भी बोल रहे थे या नहीं। उस सामूहिक स्वर में किसी को इसका क्या पता चलता, लेकिन मुझे मन ही मन उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। सारे मैच का आनंद एकमात्र वे ही ले रहे थे। मुझे खुद पर बड़ा कोफ्त हो रहा था कि यह युक्ति मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मेरे पास भी माचिस के आकार का एक बढ़िया ट्रांजिस्टर था, जिसे मैं या तो कान खुजाने के बहाने कान से लगाए रखता या भाई साहब के नक्शे कदम पर माइक्रोफोन के जरिए कान में फिट कर लेता। किसी को उसकी आहट तक नहीं लगने देता। 2 घंटे की थकाऊ पदयात्रा के बाद हमने शमशान घाट में कदम रखा। वहाँ बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ियों के किनारे जो माला, फूल और पूजन सामग्री की दुकानें थीं, उनमें लगी कुछ मिनी टीवियों पर दर्शक उबड़े हुए थे। बहरहाल शव के साथ जो चुनिंदा संस्कार किए गए, उनमें भाई साहब ने बखूबी शिरकत की। फिर डैडी को मुखाग्नि देने के बाद पता नहीं वे कहाँ गुम हो गए। मैंने इधर उधर उन्हें ढूंढने की असफल चेष्टा की। कुछ देर तक मैंने ऊपर टीवी देखने में मशगूल भीड़ में भी उनको तलाश किया, पर वे कहीं नहीं दिखाई दिए। बेशक वे वहीं मौजूद रहे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार टीवी पर ठहर जाने की वजह से मैं उन्हें ईमानदारी से नहीं ढूंढ सका। जब पुनः नीचे आया तो मेरा मिजाज ठीक नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने 44 ओवरों में 292 रन बना लिए थे और शेष 6 ओवरों में बिलाशक वो कम से कम 70-80 रन तो बना ही लेगा। भला इतने बड़े स्कोर का भारत कैसे पीछा कर सकेगा। मेरा मन बिल्कुल बैठा जा रहा था। जी कर रहा था कि वहाँ से तत्काल उठकर घर चला जाऊँ, और तभी महापात्र ने जैसे ही कपाल क्रिया के लिए आवाज़ लगाई, भाई साहब तत्काल उपस्थित हो गए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि उन्होंने उस संस्कार को बड़ी कुशलता से अंजाम दिया। उसके बाद सनातनी रीति के अनुसार हम पीछे मुड़े बगैर घर की ओर चल पड़े। जब हम ऊपर दुकानों के पास से गुजर रहे थे तो किसी ने भाई साहब को आवाज़ लगाई, वकील साहब आइए, अब तसल्ली से बैठकर मैच का मजा लें। सभी ने सिर उठाकर एक बार उन्हें देखा, जो बड़ी तल्लीनता से ईयर माइक्रोफोन से क्रिकेट कमेंट्री सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरी समझ में आ गया कि वे बीच बीच में शमशान से कहाँ गायब हो जा रहे थे। घर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि पिता के बिछोह ने हमें अनाथ बना दिया है। गमी के सन्नाटे में सारा माहौल ऐसे डूबा हुआ था जैसे अंतरिक्ष में उड़ते भूतों के बीच कोई गौरैया फंस गई हो। मेहमान खाना रिश्तेदारों से भरा हुआ था। आंगन में एक चौकी पर स्वर्गीय डैडी की बड़ी सी माल्यार्पित तस्वीर लगा दी गई थी। दीपक और अगरबत्तियां जल रही थीं। महापंडित वहाँ किसी कर्मकांड की रूपरेखा तैयार कर रहा था। मैं पता नहीं किन्हीं अंतर्द्वंद्वों के चलते बाहर दालान में आकर टहलने लगा। अचानक मुझे लगा कि हेमा के कमरे के पास से कुछ सनसनाहट भरी आवाज़ आ रही है। तब मैं गलियारे से होते हुए उसके पीछे जा धमका। मैंने हेमा के कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ घुप अंधेरा छाया हुआ था। तेज़ धूप में से अचानक अंधेरे में आने के कारण कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल बाद मुझे टीवी पर क्रिकेट का मैदान स्पष्ट दिखाई देने लगा। मैंने भीतर दाखिल होकर खिड़की से पर्दा खींचा
तो बहन हेमा और पत्नी सुधा कोने में दुबकी हुई नजर आईं। वे मुझे देख एकदम से सिटक सी गईं। मेरे मन में गुस्से का बवंडर उमड़ रहा था। जी में आया कि दोनों को तेज़ फटकार लगाऊं, लेकिन तभी हेमा ने मेरे आगे स्टूल खिसकाते हुए भर्राती हुई आवाज़ में कहा, भैया, इंडिया इज़ ग्रेजुअली क्रम्बलिंग डाउन। पाकिस्तान के 354 के जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर कुल 102 रन बनाए हैं। 29वां ओवर चल रहा है। डेफिनेटली इंडिया हैज़ लॉस्ट द वर्ल्ड कप। उसकी सूचना से मेरा गुस्सा काफूर हो गया। मैंने गिन गिन कर भारतीय बल्लेबाजों को 2-4 गालियाँ सुनाई। जब बाहर निकला तो देखा कि मम्मी अहाते में तुलसी दल के पास हाथ जोड़कर शिवलिंग से कुछ प्रार्थना कर रही थीं। मैं 2 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा। संभवतः उन्हें वहाँ मेरी उपस्थिति का एहसास ही नहीं रहा। आखिरकार मैं उसी गलियारे से फिर वापस लौटने लगा। मैंने जाते जाते पीछे घूमकर देखा कि मम्मी हेमा के कमरे की ओर जा रही हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मम्मी हाथ जोड़कर डैडी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के क्रिकेट में विजयी होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब तक मैच चलता रहा, हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ बारी बारी से कमरे में जाकर मैच देखते रहे। रिश्तेदारों को और यहाँ तक कि भाई साहब को भी इसकी भनक नहीं लगी। शाम को जब पंडित जी गरुड़ पुराण सुनाने आए तो हमारी क्रिकेट भक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक हार चुका था। हमने बड़ी श्रद्धा से सांसारिक निस्सारता पर पंडित जी की कथा सुनी। वर्ल्ड कप में भारत का पत्ता साफ होने के बाद सचमुच सारा संसार निस्सार सा लगने लगा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र की लिखी हुई एक व्यंग्यात्मक कहानी डिस्पोजल आइटम। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।